Good evening to all of you. This lecture is going to be on the topic of rules of interpretation relating to mandatory and directory enactments. As its name suggests, may word का usage always refers कि वो enactment directory है, shall term का usage हमेशा ये बताता है कि वो enactment mandatory है. लेकिन नोट यहाँ पर करने वाली बात ये है कि certain exceptions would always prevail. क्या कोई इनैक्टमेंट मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. अभी जो टेस्ट ऑफ मैंडेटरी और डायरेक्टरी है ये इनेबलिंग स्टैट्यूट पे हम लगाते हैं. डायरेक्टरीज जो होते हैं स्टैट्यूट, उनके अंदर अगर डायरेक्शंस कैरी आउट करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो कोर्ट जो है कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकती है, जैसे कि सिप्रस, निमोटेनेटर एंड निमोटेनेटर एड इम्पॉसिबिलिया. अब इसको हम ये कह सकते हैं नोबडी मस्ट कीप अ कमिटमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स. तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कोर्ट अप्लाई करती है पता करने के लिए कि कोई स्टैट्यूट डायरेक्टरी है या नहीं. Many times we can witness that there may be a provision which may be a mandatory for one person as well as directory for another. जैसे कि यहाँ पर एक केस है डिशर वर्सेस डिशर. यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि एट द कंक्लूजन ऑफ एविडेंस फॉर द कॉम्प्लेनेंट द डिफेंडेंट में एड्रेस द कोर्ट. ये प्रोविज़न को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया और यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि जो वर्ड्स हैं इस इनैक्टमेंट के, इट गिव्स परमिशन टू डिफेंडेंट और हिज एडवोकेट टू एड्रेस द कोर्ट. एंड इसके अलावा चूँकि ये एक पार्टी के लिए मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, और दूसरे के लिए मैंडेटरी हो रहा है, तो चूँकि परमिशन एक बार एक्सेप्ट हो जाती है तो नाउ कोर्ट इज़ बाउंड टू हियर दैट पर्टिकुलर पार्टी. तो अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे एक ही इनैक्टमेंट किसी एक पार्टी के लिए मैंडेटरी प्रोविजन का काम कर रहा है और दूसरी पार्टी के लिए डायरेक्टरी इनैक्टमेंट का काम कर रहा है. In case there is a violation of mandatory provision, it would be deemed as a invalid one. बट अगर डायरेक्टरी का वायलेशन होता है तो वो हमेशा उस पनिशेबल होता है और वो वैलिड होता है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम उन डॉक्ट्रिन्स की बात कर लेते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सिप्रस की डॉक्ट्रिन. तो सिप्रस की डॉक्ट्रिन एक इंग्लिश ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बनाई गई थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि इफ़ अ ट्रस्ट फेल्स because its aims are impossible or cannot be met now, the deciding authority can issue an order allocating the trust money to the next best use. और हमारे CPC के अंदर सेक्शन 92 में भी कहा गया है कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ द पावर टू एडमिनिस्टर चैरिटीज़. सेक्शन 92 के क्लॉज 3 के अंदर सिप्रस की डॉक्ट्रिन जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन है. तो यहाँ पर वो बोला गया है कि डोनर का जो पर्पस है, इट मस्ट बी फॉलोड एज क्लोजली एज पॉसिबल. नाउ द केस विच इज पर्टिनेंट टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस इज द स्टेट वर्सेस मानसिंह एंड अदर्स. ये केस है 1974. ताराचंद शराफ एक व्यक्ति हैं जो पेशावर में रहते थे. उनकी एक ज्वेलर्स की दुकान थी बट उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक विल क्रिएट करी और उसे रिकॉर्ड किया दिसंबर 20, 1927 को, विच इज़ नो लॉन्गर ट्रेसेबल और प्रोक्योरेबल. नाउ व्हाट हैपन्स, मिस्टर प्रताप सिंह जो एक ट्रस्टी थे, जो उस विल के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया था उसके वन ऑफ द ट्रस्टी थे, और इन्होंने ऊपर दिए हुए फैक्ट्स को जो अभी मैंने डिस्कस किया उन्हें अप्रूव भी किया. इन्होंने अनसक्सेसफुली ट्राई किया लोकेट करने के लिए उस बिल को, बट वो कर नहीं पाए. तो कोर्ट ने यहाँ पर सिप्रस की डॉक्ट्रिन को लगाते हुए ये कहा कि डोनर्स पर्पस मस्ट बी फॉलोड एज क्लोजली एज पॉसिबल एंड अकॉर्डिंगली अगर वो ट्रस्ट बनाया गया है उनकी विल के थ्रू, तो वो सारा का सारा जितनी भी उनकी ज़मीन जायदाद है, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे शुड बी ट्रांसफर्ड टू दैट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉट टू एनी प्राइवेट पर्सन. Now let's just have a quick look over the cases which are related to the rules of interpretation relating to mandatory or directory enactment.
जिसमें से पहला केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मनमोहन लाल का। यहाँ पर आर्टिकल 320 क्लॉज 3 इज इन क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज द केस में बी शैल बी कंसल्टेड। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोविजन है दैट इज़ परमिसिव, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन वुड लीड द प्रोसीडिंग्स टू बी इनवैलिडेटेड। तो आपने कैसे देखा कि यहाँ पर किस तरीके से कोर्ट अपनी रीजंस को लगाते हुए अकॉर्डिंगली स्टैट्यूट या इनैक्टमेंट के शब्दों को ध्यान में रखते हुए, उनके ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर इनैक्टमेंट मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। नेक्स्ट केस इज बारूराम वर्सेस प्रसन्नी। यहाँ पर सेक्शन 33 क्लॉज 5 एंड 36 क्लॉज 2 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इज इन क्वेश्चन। 33(5) कह रहा है कि सर्टेन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड। सेक्शन 36(2) कह रहा है कि अगर 33(5) को नॉन कंप्लाई करते हैं तो कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंगली कहा कि यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं वो मैंडेटरी हैं, क्योंकि वो उस रिक्वायरमेंट के फुलफिल ना होने पे पूरी प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट करार कर दे रहा है। अब स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आज़ाद भारत फाइनेंस कंपनी 1967 का केस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस केस के अंदर ये बोला जा रहा था कि ओपीएम एक्ट के अंदर इफ़ एनी व्हीकल इज़ फाउंड टू बी ट्रांसपोर्टिंग दी कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल्स इट वुड बी लाइबल टू बी कन्फिस्केटेड। लेकिन बीच में एक मध्य भारत अमेंडमेंट एक्ट 1955 भी आया, जिसमें ये लिखा गया कि व्हीकल शैल बी कॉन्फिस्केटेड। तो इस शैल बी के यूसेज के बावजूद हमने डिस्कस किया था कि अगर शैल है तो प्रोविजन मैंडेटरी होगा, पर यहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं कि शैल का यूसेज होने के बावजूद कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ परमिसिव नेचर का करार कर दिया। नेक्स्ट केसेस ऑफ खूबचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1967। इस केस के अंदर प्रोसीडिंग्स फॉर एक्विजिशन ऑफ appellant's लैंड बाय द रिस्पोंडेंट स्टार्टेड, बट requirements under section 4 of Land Acquisition Act 1953 it was not being observed, जो कि ये रिक्वायरमेंट थी कि कलेक्टर जो है वो एक पब्लिक नोटिस को कॉज करेगा ऑफ द सब्सटेंस ऑफ सच नोटिफिकेशन दैट लैंड वॉज लाइकली टू बी नीडेड फॉर पब्लिक पर्पजेस। अब रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 4 जो है वो डायरेक्टरी है इन नेचर, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लैंड एक्विजिशन लेजिस्लेशंस आर टू बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। प्लस यहाँ पर जो सेक्शन 4 की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ इम्पेरेटिव नेचर, क्योंकि सेक्शन 4 ये कह रहा है कि नोटिस बाय अथॉरिटी बिफोर द नोटिस अथॉरिटी के द्वारा दिए जाना चाहिए बिफोर द अथॉरिटी एंटर्स द लैंड, एंड सेक्शन 5 ये कह रहा है कि नोटिस अथॉरिटी के द्वारा दिया जाना चाहिए आफ्टर बीइंग एंटर्ड इनटू द लैंड। तो दोनों ही प्रोविजंस के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, इसलिए लेजिस्लेचर ने इंटेंड किया था कि जो रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 4 की कि प्रॉपर्टी में एंटर करने से पहले आप नोटिस दीजिए, दैट इज़ ऑफ मैंडेटरी नेचर। नेक्स्ट केस इज ऑफ रंजन कुमार दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2011 का केस है। यहाँ पर सेक्शन 20 कैपिटल A(1) ऑफ टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987 के साथ की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, जो ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड no information about the commission of offence under this act shall be recorded by the police without the prior approval of DSP। और कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को मैंडेटरी कहा है और कहा है कि चूँकि ये प्रोविजन अपने आप में नेगेटिव कमांड को इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए इसे हम मैंडेटरी प्रोविजन कंसिडर करेंगे और प्रायर अप्रूवल ऑफ DSP मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दैट इज़ ऑल relating to the mandatory and directory enactments. Hope it will be helpful for you. Thank you.